अब देखो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट इतनी ज्यादा हाइप में बनी हुई है कि मैं इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर ही हो गया कि कौन जीतेगा। इसके ट्रेलर में गॉडजिला की पर्सनैलिटी एकदम एलियनेट करके दिखाई गई है और कॉन्ग को अच्छा दिखाया गया है। और इसके एक आग सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर भी आएगा कि कॉन्ग गॉडजिला के ऊपर खड़ा है एज अ विजेता की तरह। अब देखो वो पूरा श्योर होके तो नहीं कह सकता कि वो गॉडजिला है या फिर मेका गॉडजिला, और इस मेका गॉडजिला की थ्योरी के ऊपर मैंने अपनी इस वाली वीडियो में काफी अच्छी तरीके से बताया भी है, आप इसे जाके देख ही सकते हैं। मगर बात यहाँ पे ये है कि कॉन्ग की पॉसिबिलिटी ही कितनी बच जाती है कि वो गॉडजिला को ओवर पावर कर पाएगा। जो अपना मॉन्स्टरवर्स का फैंडम है टीम कॉन्ग को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि लोग उसे जीतता हुआ देखना चाहते हैं। मगर ये भी मत भूलो कि गॉडजिला को भी सपोर्ट में लोग हैं। अब देखो अगर हम कुछ नहीं बस इन दोनों की पावर के ही ऊपर कंपेयर करके देख लें तो सारी बातें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएंगी। सबसे पहले तो गॉडजिला को देखें तो उसकी हाइट 2019 में 393 फीट रही है। इसके पास बहुत ही पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ है जिसने अपने दो नामचीन मॉन्स्टर्स की जान ली, पहला तो मूटो और दूसरा गिडोरा। अब देखो गिडोरा को मारने में इसे दिक्कत क्यों आए, क्योंकि सबसे पहले ये अपने अर्थ का है ही नहीं, मगर फिर भी इसने मार दिया। इन सब बातों के साथ ये अपने आप में एक लौता ऐसा बीइंग है जो बायो एटॉमिक नेचर का बीइंग है। जहां जहां भी ये जाता है इसकी बॉडी रेडिएशन छोड़ती है इसके बायो न्यूक्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम की बदौलत। अब इसके बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। मूवी में मेंशन भी रहा है कि 1950 के साउथ पैसिफिक में इसने न्यूक्लियर टेस्ट के एक्सपोजर को भी झेला है, यहां तक कि 15 मेगाटन के कैसल ब्रावो हाइड्रोजन बॉम्ब को भी से बच गया है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इससे आप ऐसे ही लगा सकते हो कि इसने लाखों सालों तक अनगिनत एक्सटिंक्ट इवेंट्स को झेला है और सरवाइव किया है, इंसानों की रचना से भी लाखों साल पहले। अब तुम्हें क्या लगता है कि इंसान के बनाए हुए कुछ हैवी वेपन्स, फायर मिसाइल्स, टैंक शेल्स और अलग अलग वेपन्स भी इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे? थोड़ा बहुत विजिबल डैमेज हमें इसके गिल्स पे देखने को मिलता है, मगर उसे भी गिडोरा ने विथस्टैंड किया है। किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में गॉडजिला ने हजारों फीट ऊपर से गिरने के बाद भी सरवाइव किया। थोड़ा वीक तो हो ही गया था मगर फिर भी जान बाकी थी। इसके बाद भी गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहा, जिसकी वजह से इसने लाखों सालों तक सरवाइव किया। जियोथर्मल रेडिएशन को भी अब्सॉर्ब करता रहा जो अर्थ के कोर से निकलता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानते हैं कि आप स्पोर्ट्स खेल के पैसे कमा सकते हैं, वो भी अपने फेवरेट गेम्स के थ्रू, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और फॉर्मूला 1 जैसे गेम्स। सो यू कैन स्पेकुलेट विद माय फ्रेंड्स ऑन BC1X। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं, तो देर किस बात की। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। और इन सब बातों के बाद भी ये मत समझना कि गोजिला दिमाग से पैदल है। जब 2014 की गॉडजिला मूवी में ये मूटो से लड़ रहा था तो इसने इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फिगर आउट कर लिया था। मेल मूटो को तो इसने टेल से पकड़ के बिल्डिंग में ही मार दिया और फीमेल मूटो को इसने मुंह में ही एटॉमिक ब्रेथ छोड़ के ही मार दिया साली को। और भाई आप जानते ही हो कि इसके पास कितनी स्ट्रॉन्ग सेंसेस है, बिना किसी GPS के अपने शिकार को खोज लेता है। और इसके बाद भी इसके पास ठीक ठाक स्पीड और एजिलिटी है। और अगर पानी के अंदर इससे लड़ रहे हो तो भाई उसके प्लेइंग ग्राउंड में उसको हराना एकदम ही नामुमकिन है। और अगर बात स्टैमिना की करे तो इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा सुस्त तो पड़ गया था, मगर फिर भी मामला टाइट रख के चल पड़ा। अब देखो इसका स्टैमिना बहुत ज्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा बहुत टाइम मैनेजमेंट करने के बाद ये सही हो जाता है। और इसकी अभी तक की सबसे बड़ी पावर इसकी थर्मो न्यूक्लियर पल्सेस। मोथरा और गॉडजिला के सिम्बायोटिक बॉन्ड के बाद भी, रेडिएशन और न्यूक्लियर ब्लास्ट एब्जॉर्ब करने के बाद भी हमें ये नजर आता है कि गॉडजिला अपने शरीर से रेडियो एक्टिव एनर्जी इमिट कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतना गर्म हो चुका है कि उसकी नीली पर्सनैलिटी भी लाल हो चुकी है। I mean, शायद गोल्डन तरीके की। अपनी आसपास की चीजों को जला रहा है, पिघला रहा है, और इस पॉइंट पे वो गिडोरा की ग्रेविटी बीम को भी कंप्लीटली इम्यून हो चुका है। उसकी ये थर्मो न्यूक्लियर पल्सेस उसे ओवरलोड ऑफ एनर्जी की एबिलिटी को ग्रांट करने की पावर प्रदान करती हैं। उसने तो बॉस्टन के एक बहुत ही बड़े प्रोपोर्शन तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर यहाँ पे अगर अपनी कॉन्ग की एबिलिटी की बात करें तो वो एक बंदर है, चढ़ाई जल्दी कर सकता है और भाग जल्दी सकता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना की बात तो माननी ही पड़ेगी। भाई इसने मिलिट्री के बुलेट्स को झेला, हेलीकॉप्टर और स्क्रल कॉलर्स को भी अकेले मार गिराया, काफी इंजरीज तो हुई इसको, मगर फिर भी डटा रहा। नापाल्म एक्सप्लोजन को भी झेला, लेकिन उसके बाद भी कुव्वत रखता है कि स्कल डेविल्स को फाइट में हरा सके। और हमें यह भी बात देखने को मिलती है कि वहां पे कोई थका या एग्जॉस्टेड फील नहीं करता। इसके सेंसेस भी कमाल के हैं, जैसे कि स्केयर बफेलो को बचाने आ गया, अंधेरे में भी लोगों को देख सकता है जो कहीं भी चोटी या फिर कहीं थोड़ी बहुत विजिबल जगह पे खड़े होते हैं। कॉन्ग की स्पीड और एजिलिटी भी सही है और गॉडजिला से तेजी है फॉर श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर कोई भागने की बारी आई तो कॉन्ग वहां से आराम से भाग जाएगा, वो भी जल्दी। और उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रेंथ और कॉम्बैक्ट एबिलिटीज की बात करें, जैसे कि इसकी प्रीवियस कहानी में हमें देखने को मिला भी है कि कॉन्ग पूरी तरीके से बड़ा ना होने के बावजूद भी वो मल्टीपल अपोनेंट्स को अकेले ही हैंडल कर पा रहा है। इसने बड़े स्कल कॉलर्स को भी आराम से हैंडल कर लिया और उसी के साथ साथ उसने स्क्विड को भी बड़ी आराम से ओवर पावर कर लिया, वो भी सिर्फ एक पैर मार के। उसके टेंटिकल्स को उसने अपने हाथों से चीर दिया। तो भाई इंसानी चेन
चेन्स को तोड़ने वाली बात तो छोड़ ही दो। और अगर हम कॉन्ग की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात करें तो आता है उसका इंटेलिजेंस। कॉन्ग की इंटेलिजेंस ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि वो एक जैसे दिखने वाले लोगों में भी अलायज और एनिमीज में डिफरेंशिएट कर लेता है। वो अपने सराउंडिंग्स का एडवांटेज उठाता है, जैसे अपने प्रिमिटिव एज के लोग किया करते थे। पेड़, पत्थर, चेन्स और ना जाने कौन सी जान लेने वाली चीज है उसे भी यूज कर लेता है। और सबसे इंप्रेसिव ये पुराना चेन्स वाले जहाज का प्रोपेलर वाला सीन लगा, जहां कॉन्ग को ये देख के समझ में आ ही गया था कि मैं इसकी जान ले सकता हूं इससे। और गॉडजिला में यहीं पे थोड़ी सी कमी लगती है। गॉडजिला भी अपनी इंटेलिजेंस का काफी यूज करता है, लेकिन वो अपने और अपनी पावर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और ठीक उसी की दूसरी जगह कॉन्ग हर एक पॉसिबिलिटीज की तलाश में रहता है जिससे कि वो ये जंग जीत सके। मगर इन सब बातों की बात भी कॉन्ग की एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है उसका लैक ऑफ बॉडी आर्मर और पुअर हीलिंग फैक्टर। कॉन्ग गॉडजिला की तरह नहीं है, वो नेचुरली बिना किसी बॉडी आर्मर का पैदा नहीं हुआ है। गॉडजिला के पास बहुत ही थिक स्केल्स हैं जो उसे बड़े बड़े मेगा टेंस वाले अटैक्स को झेलने में भी मदद करते हैं। और ठीक वहीं कॉन्ग बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन होने का जीव है। हमें ये देखने को मिलता है कि कॉन्ग हेलीकॉप्टर के पंखों से उसके हाथ तक कट जाते हैं। अगर उसके ऊपर हैवी फायरिंग हो रही है तो उसे भी डैमेज होता है। और सबसे बड़ी बात की नैपाल्म फायर एक्सप्लोजन में भी उसे एक हद तक उसने तो सुन्न हो गया था वहां पे, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। 1-on-1 फाइट में 2 मिनट के लिए बेहोश पड़ जाना अपनी ही मौत को दावत देने के बराबर है, और ये इंसानों ने ही कर दिखाया था। और इन सारी बातों के साथ उसका बहुत ही बुरा हीलिंग फैक्टर आता है। गॉडजिला की तरह उसके घाव जल्दी ठीक नहीं होते, उसे टाइम चाहिए। उसका हीलिंग फैक्टर स्लो है, जैसे कि ह्यूमंस का होता है। क्योंकि अगर आप स्कल आइलैंड के क्लाइमेक्स को ही अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी फर्स्ट फाइट के घाव भी इसके शरीर पे अभी तक नजर आ रहे हैं। और ठीक गॉडजिला बहुत ही ज्यादा डैमेज लेने के बाद ही अंडरग्राउंड हो जाता है, वो भी कई सौ सालों के लिए। उसका हीलिंग फैक्टर मैनुअली भी तेज किया जा सकता है, जैसे कि हमने किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में देखा ही था। और उससे डैमेज भी इतनी जल्दी नहीं होता जितना आसान लोग सोचते हैं। ऐसी ऐसी मिसाइल्स खा चुका है जिससे पूरा देश क्यों ना खत्म हो जाए। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद भी यह लड़ाई तब भी बहुत ही ज्यादा स्टूपिड कंसिडर की जाएगी। भले ही कॉन्ग के पास उसका एंशिएंट लेजेंडरी एक्स क्यों ना हो, मगर हम ये मान के नहीं चल सकते कि कॉन्ग एक भी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ नहीं खाएगा। गॉडजिला के आने भर से आसपास की चीजें पिघलना शुरू हो जाती हैं। आयरन स्टील बर्तन की बात तो छोड़ ही दो, इसके प्रेजेंस से बिल्डिंग तक पिघलना चालू हो जाती हैं। और गिडोरा भी उसके सामने कुछ समय के लिए इसीलिए विथस्टैंड कर पाया क्योंकि वो अर्थ का है ही नहीं। उसकी बनावट, जीवन शैली, पावर सब डिफरेंट है, इसीलिए वो गॉडजिला के सामने कुछ सेकंड्स के लिए टिक गया। तुम्हें क्या लगता है गॉडजिला अपनी इस पोटेंशियल के साथ कॉन्ग को कितनी देर में हरा पाएगा? अब देखो, हमारा ये सवाल तो डॉन ऑफ जस्टिस के सामने भी खड़ा हुआ था कि एक इंसान सुपरमैन को कैसे हरा सकता है, लेकिन बैटमैन की प्लानिंग और क्रिप्टोनाइट का साथ ने सुपरमैन को हरा दिया। और वॉर्नर ब्रदर्स की इस बार वाली कहानी में भी उन्होंने कॉन्ग को एक उसका ट्रेडिशनल एक्स दे दिया है। मगर एक बात ध्यान दो, डॉन ऑफ जस्टिस के शुरू से ही सुपरमैन बैटमैन को मारना नहीं चाहता था। वो तो प्री क्लाइमैक्स में ब्रूस से अच्छे से लड़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि वो सोचा कि अरे बफड़ी की तो मेरे ही गेम में मेरे को ओवर पावर कर रहा है। क्योंकि तुम सोचो कि अगर सुपरमैन अपना जिंदगी का मकसद ही बना लेता कि मेरे को बैटमैन को मारना है, तो बैटमैन कब तक बच सकता था। अब देखो, मैं जानता हूं कि बैटमैन के पास उसका दिमाग है, प्लानिंग है, लेकिन अगर सुपरमैन कोई बातचीत नहीं करता, कोई बकचोदी नहीं, सीधे मिलते ही पहली ही नजर में पेल देंगे बिना कोई एक बार भी सोचे कि हम कहां और क्या कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि सुपरमैन बैटमैन को कब का मार चुका होता। वो तो बकचोदी के चक्कर में इनकी कहानी लंबी खिंच गई, वरना डॉन ऑफ जस्टिस सिर्फ 15 मिनट की कहानी थी। मगर यहाँ पे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की इंटरेस्टिंग बात यह है कि गॉडजिला आते ही कॉन्ग को मारना चालू कर देता है। उसने अपनी पहली ही फाइट में कॉन्ग को अपनी एटॉमिक ब्रेथ यूज करके दिखा दी। अब देख रहे हो, गॉडजिला कॉन्ग के सामने कोई भी चांस नहीं ले रहा है। और अगर गॉडजिला ने कॉन्ग के सामने अपनी थर्मो न्यूक्लियर पल्सेस से कॉन्ग को मारना चालू किया, तो मैं नहीं समझता कॉन्ग इसके आगे भी जीत पाएगा। लेकिन फाइट तो देखने लायक होगी अगर कॉन्ग जीतता है, क्योंकि बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसकी जीत जस्टिफाइबल होगी। और इधर कोई लकी वकी वाली बकचोदी नहीं चलेगी। हमें क्लियर कट विजेता चाहिए जो सच में जीतने के लायक हो। मगर आप क्या सोचते हैं? लॉजिकली तो गॉडजिला को जीतना चाहिए उसकी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पावर के साथ। होप करता हूं कि उसके एक्स में कोई बीम मारने वाली या फिर कोई स्पेशल पावर ना रहे। मगर आप इसके साथ हैं, कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और जहां रही मेरी बात, तो मैं चाहता हूं कि फाइट एपिक होनी चाहिए, चाहे जो भी क्यों ना जीते। ये कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक लेजेंडरी लड़ाई होनी चाहिए कि जो भी हारे तो भी ऐसा लगे कि भाई काफी अच्छा लड़े तुम। इसके बाद भी अपने ओपिनियंस आप मुझे कमेंट से जरूर बताएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगे, खुशी या मजा है, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।